नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सप्ताह रहा है ये वाला, ये खबरों के हिसाब से बम्पर सप्ताह अगर हम कह सकते हैं। महाराष्ट्र को लेकर लगातार खबरें बदल रही हैं। झारखंड में शपथ ग्रहण हो गया है। संभल अजमेर शरीफ में जो कुछ हुआ है, हमने लगातार दर्शकों को ये खबरें बताई हैं, तो हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। और शुरुआत हम संभल और अजमेर शरीफ दरगाह वाली खबर से करते हैं। सर, जिस तरीके से संभल में जो कुछ भी हुआ, सर्वे का आदेश आया, उसके बाद से जो तनाव और जो हिंसा हमने देखा, उसके बाद जो राजनीति हुई जी, संसद में भी संसद सत्र नहीं चल पा रहा था जी, उसके बाद ये मामला भी चल ही रहा था, तब तक अजमेर शरीफ वाली बात आ गई सामने जी। सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा जी। तो तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट जी ने जो कहा, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य जज, देश के पूर्व मुख्य जज सीजेआई की आलोचना हो रही है जी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व सीजीआई साहब डीवाई चंद्रचूड़ जी की अगर आलोचना हो रही है तो एक और आलोचना की वजह ईवीएम भी है उनकी। हाँ, ईवीएम भी है। और देखिए वो हर एक को अधिकार है कि वो अपनी जो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन ये इसका एक दायरा भी निर्धारित है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि आप ने उन सभी दस्तावेजों का, आपने सभी सबूतों का अवलोकन नहीं किया है। वो जज साहब ने किया था। जज साहब ने उन सब चीज़ों का अवलोकन करने के बाद, सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद फैसला सुनाया है, तो वो उसका आधार होगा। आपने वो सब चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप खाली सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी करिए, आपका अधिकार है। जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो सबको शिरोधार्य करना ही पड़ता है, और आप चाहें तो उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, वो आपका अधिकार है। तो आप जाइए, चुनौती दीजिए जो आपको लगता है कि चंद्रचूड़ जी के फैसले सही नहीं थे। लेकिन अगर जहाँ तक बात है कि जिस तरीके के विवाद नए खड़े हो रहे हैं, इसको मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो ये अगर कोई याचिका अगर अदालत में दाखिल की गई है, उस पर कानून सम्मत तरीके से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं, उस पर कानूनी तरीके से अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, तो इस पर ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ती है कि प्रशासन को रोकने के लिए लोग पत्थर लेकर हाथ में पहुंच जाएं। प्रशासन को रोकने के लिए जो अदालत के निर्देश पर जो कार्रवाई की जा रही है उसको उसके बीच में बाधा उत्पन्न की जाए। और ये एक बड़ी दुखद बात भी है, और ये वास्तविकता भी है कि अक्सर आप देख लीजिए, पूरे देश भर में ऐसे मामले उठाकर देख लीजिए, एक पक्ष ही आपको नज़र आएगा पत्थर हाथ में लेकर। तो सवाल उठता है कि क्या पत्थर से अब हमारा देश चलेगा, या पत्थर से ही आप जो फैसला करेंगे देश संविधान से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। और आप को जब जिन्होंने पत्थर उठाए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, जिन्होंने पत्थर उठाए उनके ही लोगों ने जो निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, ठीक है ना, चुनौती दी है। तो अब जो अदालत है, ऊपरी अदालत, उस याचिका को सुन रही है। तो आप जरा सब्र कर लीजिए, जो निचली अदालत के आदेश पर जो कार्रवाई हो रही है उसको हो जाने दीजिए। एक बार सिर्फ सर्वे ही करने तो गए हैं, सिर्फ फोटो खींचने ही तो गए हैं, वहाँ पर कोई उसको कोई दूसरे धर्म का स्थल तो घोषित कर नहीं दिया गया है। तो जब तक ऊपरी अदालत नहीं फैसला सुन लेती, आपकी बात नहीं सुन लेती है, तब तक जरा सब्र कर लीजिए कि क्या पता ऊपरी अदालत आपको राहत दे दे। वहाँ से नहीं मिलती है तो आप जाहिर सी बात है कि आप उससे ऊपरी अदालत पे जाएंगे। तो जरा आप जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा देख तो लीजिए कि क्या उसका नतीजा निकलता है। नहीं, हम पहले ही पत्थर लेके पहुंचेंगे तो पहले ही पत्थर लेके पहुंचेंगे तो प्रशासन भी कार्रवाई करेगा ही। अब आप कह रहे हैं कि संभल में 5 लोग शहीद हो गए। भैया, शहीद नहीं हुए हैं। कानून को जो अपने हाथ में लेगा, कानून व्यवस्था के लिए जो चुनौती बनेगा, जो पुलिस प्रशासन है वो उसकी आरती नहीं उतारेगा, उसके दिमाग की गर्मी उतारेगा। और वही सब कुछ संभल में हुआ है। आप अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लोग गए थे, वहाँ पर जो अधिवक्ता थे या एडवोकेट कमिश्नर थे, अगर मान लीजिए उनके साथ कुछ हादसा हो जाता तो आप लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दोषी ठहराते कि देखिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा हो गया, और कैसे जो हुड़दंगी हैं इतना करीब पहुँच गए। तो हुड़दंगियों को रोकना भी है, ये चाहते हैं आप कि हुड़दंगी रोके भी जाएँ, और अगर हुड़दंगी पर कार्रवाई होती है तो आपको वो कार्रवाई भी नागवार गुजरती है। तो ये दिखाता है कि
राजनीति का जो दोहरा रवैया है, इसको ही हम बोलते हैं। तो पत्थर से न्याय नहीं होगा, आपको जो न्याय है वो अदालत देगी, और अदालत न्याय कर रही है। अब देखिए कि आपने जो दोनों घटनाओं का जिक्र किया, चाहे संभल का किया, वहाँ भी उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, आपको कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाइए, जनवरी में कोई तारीख या 6 जनवरी शायद सूचीबद्ध की है कि आप हम उस दिन आपको सुनेंगे। अगर हम बात करते हैं अजमेर शरीफ की, तो वहाँ भी उन्होंने कहा है कि जो इस मामले की सुनवाई होगी, नोटिस ही जारी किए हैं, कोई खुदाई नहीं करवा दी गई है। और ये जो वहाँ पर जो अब जिस याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने जो अजमेर में याचिका डाली है, उन्होंने जो आधार बनाए हैं, उस आधार से संतुष्ट होने के बाद ही नोटिस जारी किए गए हैं। बिल्कुल, वहाँ पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तो कोर्ट अगर नोटिस जारी करता है तो कोई आधार के आधार पर करता है, और अगर उसको लगता है कि इस याचिका में कोई दम नहीं है तो उसका निस्तारण तुरंत ही हो जाता है, तुरंत खारिज कर दी जाती है याचिका। तो आपको अगर न्यायिक प्रक्रिया पता नहीं है तो आप पहले न्यायिक प्रक्रिया समझिए। आप जिस तरीके से कुछ लोग एक माहौल बना देते हैं कि चलो सब के सब इकट्ठे हो जाओ, सुबह 6 बजे इकट्ठे हो जाओ, 7 बजे इकट्ठे हो जाओ, अचानक से छतों पर इतने पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, अचानक से युवाओं के हाथों में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, तो लगता है कि इनके दिमाग में जहर घोला जा रहा है। एक कोई आह्वान सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी इन्होंने तंत्र बना रखा है उसके माध्यम से किया जाता है, और अचानक से लोग आ जाते हैं, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था कायम रखना ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारें इस मामले में पूरा ध्यान दे रही हैं। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात कई बार हमें अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिलता है ये सब चीज़ें। तो ये जो विवाद खड़ा कर दिया जाता है, अब आप देखिए ऐसे अपने बहुत सारे घटनाक्रम देखे होंगे कि अदालत के निर्देश पर या स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर जो मंदिर हैं वो उनको हटाया जाता है कि भाई ये अनधिकृत तरीके से बना दिए गए हैं या ये रोड के बीच में बना दिए गए हैं, इनको हटाया जाए। तो आपने कभी देखा कि पत्थर लेकर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति प्रशासन पर हमले कर रहा है? कभी ऐसा नहीं होता है। जो अदालत का निर्देश आ गया, जो संविधान में लिखा है, यदि वो एक पक्ष के लिए वही सबसे बड़ा धर्म है, तो दूसरे पक्ष के लिए क्यों अपना जो धर्म है वो पहले है, संविधान बाद में है। जब बात आती है कि ये देश संविधान से चलेगा, जब बात आती है कि जो नियम कानून है ये देश उससे चलेगा, तो वो सब पर लागू होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कहाँ वक्फ जो जमीनों को कहता है कि हमारा है, जिस मंदिर को कहता है कि हमारा है, जिस रेलवे स्टेशन को कहता है कि हमारा है, उसके बाद कहाँ दूसरे पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की जाती है? एक भी ऐसा उदाहरण आप ले आइए कि वक्फ ने किसी पर बोला कि यह हमारा है, वो बेचारा कानूनी तरीके से वो चुनौती देता है, उसको जो भी उसको प्रावधान है कि आप कैसे चुनौती दे सकते हैं, तो वो कानून का सहारा लेता है, वो नियमों के तहत आगे अपना हक की लड़ाई लड़ता है। हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रक्रियाएं हैं लोकतंत्र में, पत्थर से आप हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और देखिए क्या दिलचस्प ये भी है कि राजनीति किस तरीके की होती है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लाइन लगा दी कि हमें जाना है, हमें जाना है। पुलिस वहां पे 10 तारीख तक अभी बाहरियों की एंट्री पर बैन कर रखी है, फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता एकदम लाइन में लगे हुए थे कि हमें जाना है। जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 5-5 लाख रुपए जो पीड़ित हैं उनको देंगे। जी। अब बहराइच में क्यों नहीं गए? जी बिल्कुल, और वोट बैंक की राजनीति है। अब ये जो सांसद या जो जनप्रतिनिधि वहां पर जाना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जरा ये बता दें कि पिछले 1 महीने में ये अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कितनी बार गए? बिल्कुल, कितने बार उन्होंने जाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। तो आप सिर्फ सनसनी के तौर पर, और खासतौर पर जब हमको ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी एक विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है। वो जो विधानसभा सीट है काफी प्रतिष्ठा की है, मिल्कीपुर, जो कि अभी समाजवादी पार्टी के पास थी। अब बीजेपी उसको लेने का पूरा प्रयास करेगी और समाजवादी पार्टी उसको अपने पास बरकरार रखने का प्रयास करेगी। तो ये जो राजनीति है अभी देखने को मिलेगी, और ज्यादा खासतौर पर जब तक संसद का सत्र चलेगा। बिल्कुल, संसद के सत्र की आपने बात कर दी सर, और एक बार फिर से बस वही है जो हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं जी। कि देश की जनता जो है उनके पैसों का नुकसान होता है। जी। सांसद आते हैं, नहीं आते हैं, सांसद प्रक्रिया भंग कर दी जाती है। ऐसे कैसे चलेगा सर? जिस तरीके से अडानी मुद्दे को लेकर, संभल मुद्दे को लेकर, बाकी अन्य मुद्दे को लेकर जो हंगामा हो रहा है, इस बार तो मणिपुर को लेकर भी हंगामा नहीं हो रहा है जितना अडानी और संभल को लेकर हंगामा हो रहा है। जी, और ये देखिए ये आसार तब से लग रहे थे जब से वो मामला सामने आया संसद सत्र से 2-3 दिन पहले की, तो लग रहा था कि संसद सत्र जो है उसकी कार्रवाई बाधित होगी।
हैरानी की बात यह है कि जब कार्यवाही बाधित हो रही है तो उससे ना सत्ता पक्ष परेशान दिख रहा है, ना विपक्ष उससे उसके प्रति कोई उसकी जिम्मेदारी दिख रही है कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि हम सदन चलाने में सहयोग दें। हंगामा होता है, ठीक है, दिन भर के लिए स्थगित। तो ये जो मुझे लगता है कि जब तक दोनों पक्षों के मन में ये नहीं होगा कि हमको सदन चलाना है किसी भी कीमत पर, अब होगा क्या कि जैसे ही दिन करीब आएंगे सत्र खत्म होने के, तो सरकार धड़ाधड़ अपने काम करा लेगी। वो फिर वही हंगामे के बीच में काम होंगे, जनता को पता नहीं चलेगा कौन से बिल पास हो गए, उसमें हमारा क्या नुकसान होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा, इस बात की चर्चा नहीं होगी। और फिर नया साल आ जाएगा, सब झूमेंगे नाचेंगे, अगले साल बजट पर चले जाएंगे, बजट से पहले ठीक कुछ फिर आ जाएगा, फिर वैसे हंगामा होगा। तो ये जो संसदीय लोकतंत्र का जो मजाक बनाया जा रहा है, हम सबसे पुराने संसदीय लोकतंत्र हैं, लेकिन हम आज तक परिपक्व नहीं हो पाए, हमारे जो नेता हैं वो परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का किस तरह से ध्यान रखा जाए और किस तरीके से जो लोकतंत्र के प्रति और संसदीय प्रणाली के प्रति जनता की श्रद्धा बढ़ाई जाए। अब ये जो इस तरह का हंगामा होता है, आप देखिए कि बहुत सारे जो वहाँ पर स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे या दूसरे देशों के प्रतिनिधि रोजाना कार्रवाई देखने आते हैं। अब आप आते के साथ ही आप हंगामा शुरू कर देते हैं, कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो जाती है। बहुत सारे सांसदों को लोग सवेरे आके मिलते हैं, बोलते हैं साहब हमारी यहाँ पे ये समस्या है, आप सदन में उठाइए इसको। उनको मौका ही नहीं मिल पाता है, वो तैयारी तो करके आते हैं लेकिन वो सदन स्थगित हो जाता है तो वो मौका ही नहीं मिल पाता उनको। और प्रश्नकाल बाधित करना तो सबसे गंभीर अपराध है। आप देखिए कि उस प्रश्नकाल के माध्यम से बहुत सारे सांसदों को प्रश्न सीधा पूछने का मंत्री से, कुछ अनुपूरक प्रश्न भी आते हैं, उसके माध्यम से देश को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो जब आप नहीं चलने देंगे तो सरकार के लिए तो आप राह आसान कर रहे हैं, सरकार को जवाब नहीं देना पड़ रहा है किसी भी बात का, वो आपको बस सिर्फ आपके प्रश्न का वो लिखित जवाब टेबल पर रख देती है, वो बाहर आ जाता है कि ये जवाब दिया सरकार ने। लेकिन जब आप मंत्री से सीधा पूछते हैं तो आप उस बीच में उससे संबंधित कुछ 2-4 प्रश्न और पूछ सकते हैं, और भी सांसद पूछ लेते हैं कई बार। मैं भी इसमें ये जान जोड़ना चाहता हूँ। तो ये एक देश का नुकसान हो रहा है। सरकार के लिए आप बहुत आसान काम कर रहे हैं कि वो उसको जवाबदेही से बच रही है सरकार। तो ये दिखाता है कि जब तक मैं सिर्फ यहाँ पर एक को दोष नहीं दे रहा हूँ, दोनों का ही जिम्मेदारी है कि सदन को चलाएं। और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, लेकिन उस आह्वान के प्रति संसदीय कार्य मंत्री की कोई अभी तक हमको नहीं नजर आई है कि वो उसके लिए इतना गंभीर हैं। क्या उन्होंने बैठ के बुलाकर क्या अभी तक जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोई पहल की? क्या किस तरीके से सदन चले इसको लेकर उन्होंने विपक्ष के नेताओं से या अन्य नेताओं से चर्चा की? ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। तो इससे लगता है कि शायद कोई नहीं चलाना चाहता संसद, सब चाहते हैं हंगामा, तो वो हंगामा ही हो रहा है। और मैं तो सरकार की मंशा पर भी एक तरह से ये सवाल ही उठेगा। अब आप देखिए कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी ये जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया है वक्फ बिल का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए ये हाँ, क्योंकि अमित शाह तो ये कह रहे थे कि हम इस बार वक्फ बिल को लेकर आएंगे और जेपीसी, और बढ़ाया कब गया? जब भाजपा सांसदों की ओर से इसको मांग की गई बढ़ाने के लिए। जी। तो ये सवाल उठेगा ना कि क्या ये हरियाणा के लिए और महाराष्ट्र के लिए तो नहीं था चुनाव के लिए? और फिर जब दिल्ली चुनाव पास रहेगा तो फिर हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति एक महाराष्ट्र में भी है, एक झारखंड में भी है। दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। झारखंड में जो मामला पहले साफ था वही हुआ कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, बाकी कहाँ गए? और दूसरी चीज़, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, सस्पेंस कहाँ फंस रहा है महाराष्ट्र में? क्योंकि जब तक ये पब्लिश हो रहा है तब तक महाराष्ट्र के सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो सका है और बार बार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, झारखंड का तो खैर तय ही था कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया, चौथी बार कमान संभाल ली झारखंड की सीएम के तौर पर। लेकिन उन्होंने आईना दिखा दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस मांग रही थी, डिप्टी सीएम पद मांग रही थी, और मंत्री पद भी शायद उन्होंने ज़्यादा मांगे थे। विभागों को लेकर जो बात नहीं बन पा रही थी, तो हेमंत सोरेन ने दिखा दिया कि भाई हम बड़ी पार्टी, हम अपने बलबूते तो नहीं लेकिन उसके करीब बहुमत के हैं, तो हमारे को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर दें। और कांग्रेस का वोट जेएमएम को नहीं मिला है उतना जितना जेएमएम का कांग्रेस को मिला है। तो
वहाँ पर कांग्रेस को अपनी जो स्थिति है उससे वाकिफ रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। और ऐसा ही उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया जम्मू कश्मीर में, उनकी डिमांड्स नहीं मानी कि भाई ठीक है 2-3 हाँ, और शपथ से पहले हेमंत सोरेन ने दिल्ली में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात तक की। जी, और देखिए केंद्र और राज्य सहयोग के साथ ही राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। टकराव जो है वो राज्य के लिए नुकसानदायक है, ना आप सरकार चला पाएंगे, ना जनता को कोई योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, तो वो बस खाली आपने अपना समय काटा है। तो आप अगर केंद्र से बनाकर चल रहे हैं और मिलकर चलना ही चाहिए, यही जो हमारी संघीय प्रणाली है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसमें आपको अगर हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस को झटका दिया है, तो कांग्रेस के लिए भी झटका है। देखना होगा कि अब जब मंत्री परिषद का वहाँ गठन होता है तो कितने पद उसको मिल पाते हैं या आरजेडी को कितने मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरणों पे और जो वहाँ पर क्षेत्रीय समीकरण है उसका भी ध्यान रखना होगा उनको। महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के आसार लग रहे हैं, अगर हम 2.5 साल पहले के फुटेज देखेंगे और अगर आज के जो फुटेज देखेंगे तो उस समय भी देवेंद्र फडणवीस बहुत खुश नज़र आ रहे थे, इस समय भी देवेंद्र फडणवीस बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन शपथ लेते हैं कि मैं एकनाथ संभाजी राव शिंदे, है ना, तो संभावना शायद इसी बात की लग रही है। अब हालांकि सातारा चले गए थे वो उन्होंने, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बहुमत साबित करने से पहले वो सातारा ही गए थे जब उनको बहुमत साबित करना था। फिर उन्होंने बहुमत साबित करते तो कुछ पूजा पाठ वगैरह भी कर रहे हैं, सबको अपने अपने हिसाब से करने का अधिकार भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी एक मैसेज देने का प्रयास करेगी, एकनाथ शिंदे को ही शायद आगे रखेगी। देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी के लिए वो भविष्य के भी नेता हैं। तो उनके लिए सिर्फ महाराष्ट्र सीएम के तौर पर उनको वहाँ पर उपयोग किया जाए, ये बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। उनकी जो नीतियां हैं, खासतौर पर राजनीतिक जो विरोधी हैं उनसे निपटने की, है ना, और उनको निपटाने की, है ना, तो वो जो देवेंद्र फडणवीस की नीतियां हैं ना, उसको बीजेपी चाहेगी कि वो देश भर में उपयोग। लेकिन बात तो वही उठता है ना सर कि 133 सीट जीतने के बाद भी आपको 60 से कम सीट जीतने वाले नेता को सीएम बनाना पड़े, तो फिर कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देंगे? कार्यकर्ता अगली बार आपके लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे? कार्यकर्ता जब उनको लगेगा तो फिर वो शिवसेना के लिए मेहनत करेंगे, शिवसेना स्ट्रांग होगी, बीजेपी का फिर भविष्य क्या रहेगा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि 2.5 साल का समझौता हो, ऐसे ही संभावना है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि आपको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में वो 2.5 साल पहले जो उन्होंने एक कदम पीछे हटे थे, तो उन्होंने उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ पे एनसीपी जो शरद खत्म हुई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हुई एक तरह से। लेकिन आपको जो फायदा हुआ उसको भुनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको भुनाने की कोशिश, अब देखिए महाराष्ट्र की जो राजनीति है ना, वहाँ पर ये एक सच्चाई, अगर मान लीजिए बीजेपी के आज 145 होते और तो भी शायद बीजेपी इसी तरीके की असमंजस में होती, क्योंकि बीजेपी की लोकसभा में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो बीजेपी को ये देखना, और अभी आने वाले चुनाव बिहार में होना है जहां पर गठबंधन की राजनीति है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तो जो देखकर चलना पड़ेगा। बीजेपी भी महाराष्ट्र में नीतीश कुमार ढूंढ रही है फिर? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में नीतीश कुमार तो ढूंढ रही है, लेकिन ये देखिए कि अब बीजेपी को लोकसभा में बहुत सारी चीजें पारित कराने के लिए सहयोगियों की जरूरत है, और चंद्रबाबू और नीतीश का जो अटूट विश्वास है वो बीजेपी बना रहे, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सीएम पद की कुर्बानी दे। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में जो कमान है वो किसे सौंपी जाती है। लेकिन जो बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जो निर्णय लेंगे उसको तीनों ही दल के नेता मानेंगे। लेकिन फडणवीस रेस में बहुत आगे हैं, लेकिन उनकी भूमिका, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी भूमिकाओं में उनको शिफ्ट करने की भी कोशिश की जा सकती है संघ और बीजेपी की ओर से। बाकी एकनाथ शिंदे अगर बनते हैं तो उनकी किस्मत अजीत पवार को फिर से इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिलहाल आज के लिए चाय पर समीक्षा में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। और एक जानकारी सर देना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो 6 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे जरूर पहुंचिए। दिन भर का विचार संगम जो कार्यक्रम है उसमें तमाम विषय हैं, चाहे रक्षा सुरक्षा से जुड़े विषय हों, विदेश मामलों से जुड़े हों, धर्म अध्यात्म से जुड़े हों,
राजनीति से जुड़े हों और बाकी जो भी आपकी रुचि के विषय हैं, वैसे कई सारे विषय हैं जिन पर जो विषय विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय रखेंगे। तो मुझे लगता है कि वो सारी के सारी जो परिचर्चाएं हैं आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगी। तो आप जरूर जुड़िए, प्रभात साक्षी की वेबसाइट पर जाकर आप पंजीकरण भी कर सकते हैं और आप कार्यक्रम में आएंगे तो आपके साथ समय बिताकर हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि आप प्रभात साक्षी के विचार संगम कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभात साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।